हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टडी कर रहे हैं नंबर 9 में वृषण ग्रंथि। कल हमने स्टडी की थी इसकी एडिनल ग्रंथि की नंबर 8 पर। आज चल रहे वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि है क्या? ये एक प्रकार से नर जनन ग्रंथि भी कहलाती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड या सेक्स ग्लैंड। ये दो प्रकार की होती है। ये तो होता है वृषण ग्रंथि, और एक होती है अंडाशय ग्रंथि। ये तो किसमें सम्मिलित होती है? ये आती है नर जन्नांग में। नर जन्नांग में। और ये किसमें सम्मिलित होती है? मादा जन्नांग में। हमेशा याद रखना, संख्या में कितनी रहती है? वृषण भी 2 पाए जाते हैं और अंडाशय भी 2 पाए जाते हैं। ये वृषण कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर यानी शरीर के बाहर। जबकि कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा में। उदर गुहा में पाए जाते हैं। सामान्यतः ये नाभिक वाला भाग है, इसके थोड़ा सा नीचे दोनों तरफ स्त्रियों में। ये याद है ना, ये मादा जन्नांग में शामिल है और ये नर जन्नांग में शामिल है। ये उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, ये उदर गुहा के अंदर की ओर पाए जाते हैं। उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं वृषण? उसका रीजन है कि शुक्राणुओं का जो परिपक्व होना। अगर मान लो, कल्पना करो कि अगर ये वृषण जो होते हैं उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं तो क्या होता? क्योंकि मानव शरीर का जो ताप रहता है वह 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये, और देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस ताप के कारण शुक्राणु नष्ट हो सकते थे। इसलिए वृषण जो है, ये कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। जबकि मादा जन्नांग कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा के अंदर। यानी मादा जन्नांग का मतलब नर जो होता है ना, ये अंडाशय ग्रंथि, ये अंदर की तरफ पाई जाती है। और इसमें आगे बढ़ते हैं हम, इसमें वृषण ग्रंथि में देखें तो वृषण ग्रंथि में जैसे बड़ा करके देखते हैं, मानव शरीर। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ओर वृषण पाए जाते हैं। थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। ये पैर वाला हिस्सा, तो यहाँ पर ये 2 वृषण ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियां तो इसलिए कहते हैं आर्मोस्ट्राइव करते हैं, अन्यथा ये नर जन्नांग का भाग है। क्या ये? नर जन्नांग के भाग है ये। यहाँ बीच में क्या रहता है? शिशन रहता है। और यहाँ से जो है शुक्रवाहिनियां निकलती है। ये शुक्रवाहिनियां निकलती है। शुक्रवाहिनियां निकलती है, फिर यहाँ पर मूत्र मार्ग का जो होता है ना भाग, उसमें जुड़ करके और इस प्रकार से। तो ये तो हम सब उसमें मतलब अंतर्गत जो पढ़ेंगे नर जन्नांग में। आज हमारा स्टडी का जो प्रमुख केंद्र है वो है ग्रंथि के रूप में, यानी जो ये वृषण होते हैं ना, ये वृषण है ये। और आसपास की जो गुहा है, ये वृषण को, जिसमें देखिए वृषण तो ये बीच में देखा जाए तो वृषण ये इस प्रकार से रहते हैं ये। और जिसमें ये वृषण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वृषण कोष कहलाते हैं। इसका जब हम इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, जन्नांग वाला, उसमें इसका थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि ग्रंथियों वाला जो टॉपिक है ना चैप्टर, इसको जल्दी से खत्म करा देते हैं।
इसके बाद अंडाशय ग्रंथि और चलेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये। तो देखिए ये जो वृषण होते हैं, तो वृषण की रियल संरचना क्या होती है, देखिए इस प्रकार से। देखिए वृषण ये जो होता है ना वृषण, उसकी संरचना, तो वृषण की संरचना इस प्रकार से होती है। ये याद रखना, वृषण में 3 स्तर पाए जाते हैं, ये 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर का जो कहलाता है ये जनन एपिथीलियम, सबसे बाहर का जो स्तर कहलाता है ये जनन एपिथीलियम कोशिकाएं रहती है। ये जनन एपिथीलियम स्तर कहलाता है। इसके बीच में यहाँ से जो निकलती है ये सरटोली कोशिकाएं निकलती है, इसे बीच बीच में जो है ये सरटोली कोशिकाएं निकलती है। ये शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है, ये सरटोली कोशिकाएं। ये जनन एपिथेलियम कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की, जैसे पहले है ना शुक्र कोशिकाएं मतलब बनाती है ऐसे यूं, तो यहाँ काफी कोशिकाएं पाई जाती है और इनसे फिर शुक्र कोशिकाओं में जो विभाजन होता है तो ये शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्राणु बनते हैं। ये क्या होते हैं, नर युग्मक। शुक्राणु क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, ये शुक्राणु बनते हैं। और सबसे जो अंदर का जो स्तर होता है ये कहलाता है लीडिंग स्तर, यानी अंतराली स्तर। ये जो मैं रेड से घुमा रहा हूं ये अंतराली स्तर कहलाता है। यहाँ छोटी छोटी इसमें भी कोशिकाएं पाई जाती है अंतराली स्तर की। तो पहले देखते हैं हम, ये जो कोशिकाएं ये सबसे बाहर वाली क्या कहलाती है, जनन एपिथीलियम। जनन एपिथीलियम, जनन एपिथीलियम कहलाती है। और ये जो दिख रही है ना सबसे अंदर की तरफ, ये कहलाती है लीडिंग स्तर। और इसके पहले इसको कर लेते हैं मार्किंग, ये कहलाती है सरटोली कोशिकाएं। सरटोली कोशिकाएं। और ये जो सबसे अंदर की तरफ रहती है ये कहलाती है लीडिंग कोशिकाएं। इनको अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं। ये जनन एपिथीलियम कोशिकाएं, हमेशा याद रखना, जनन एपिथीलियम कोशिकाएं क्या बनाती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। दिमाग में फिट कर लो, जनन एपिथीलियम यानी शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना, ये किससे होता है, जनन एपिथीलियम से। हालांकि जनन एपिथीलियम के मतलब बीच में विभाजन होने के बाद काफी अवस्थाएं बनती नहीं कि डायरेक्ट ही शुक्राणु बन जाते हैं, लेकिन वो आपके जो है ना सीमा से बाहर है वो। तो जनन याद रखिए कि जनन एपिथीलियम जो है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। तो तीन स्तर पाए जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तीनों के कार्य याद रखो। जनन एपिथेलियम जो है वो तो शुक्राणु का निर्माण करती है। सरटोली कोशिकाएं क्या करती है, शुक्राणु को पोषण देती है। लीडिंग स्तर या अंतराली स्तर जो है ये क्या करता है, ये हार्मोन स्रावित करता है। दो हार्मोन स्रावित करता है। एक तो होता है एक प्रकार से टेस्टोस्टेरोन, वैसे तो मेन तो टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन एक और होता है, इसको बोलते हैं एंड्रोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, एंड्रोस्टेरोन या एंड्रोस्टेरोन, याद रहेगा, एंड्रोस्टेरोन। और पहला क्या है, टेस्टोस्टेरोन। दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं।
तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, तो ग्रंथि के ऊपर पढ़ रहे हैं मेन। आपको ये एक और देखिए, ये जो इसमें स्टडी कर रहे हैं ना हम, तो ये जनन जो वो जनन वाला चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी भी कई चीजें इसमें हल हो जाएगी। तो उसमें फिर ज्यादा हमारे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो, 3 स्तर के कार्य होंगे जो याद हो गए होंगे आपको आगे की मात्र। जनन एपिथेलियम, शुक्राणु का निर्माण, सर्टोली कोशिकाएं, शुक्राणु का पोषण, लीडिंग स्तर कोशिकाएं क्या करती है, 2 हार्मोन स्रावित करती है। तो इस प्रकार से 2 जो हार्मोन है वो कौन कौन से देखिए, ये तो इसकी संरचना थी। अब ये जो 2 हार्मोन होते हैं, इसके द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होंगे। एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा होता है एंड्रोस्टेरोन, याद रखना इसका, एंड्रोस्टेरोन। इस प्रकार से ये हार्मोन है दो, एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोस्टेरोन। तो 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, दोनों को सामूहिक रूप से एंड्रोजन्स कहते हैं, एंड्रोजन्स। कहते हैं दोनों को, याद रहेगा, दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, एंड्रोजन्स। तो एक बार फिर देखें, लीडिंग स्तर की यानी अंतराली कोशिकाएं 2 हार्मोन स्रावित करती है। दोनों क्या है, नर जनन हार्मोन है। एक तो टेस्टोस्टेरोन, एक होता है एंड्रोस्टेरोन, और दोनों जो होते हैं उनको सामूहिक रूप से एंड्रोस्टेरोन कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इन हार्मोन के कार्य। ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये हार्मोन क्या कार्य करते हैं दोनों, और इसमें मुख्य जो भूमिका होती है वह टेस्टोस्टेरोन की, यानी कि ये हार्मोन ज्यादा प्रभावी रहता है। तो अब देखते हैं टेस्टोस्टेरोन के कार्य। टेस्टोस्टेरोन के कार्य, यानी यही प्रभावी है एंड्रोजन्स इसमें। तो टेस्टोस्टेरोन याद जो मान लो, एंड्रोजन्स है यानी दोनों हार्मोन के कार्य समान है। तो पहला जो होता है क्या होता है, पहला देखिए नंबर 1 वृषण कोश। वृषण कोश क्या होता है, जिसमें वृषण स्थित होता है। दूसरा जो होता है वृषण कोश, एक इसमें लाइन में वृषण कोश शुक्रवाहिनियों, जानते हो शुक्रवाहिनी, अभी हाल मैंने चित्र बनाया था उधर, यानी जो शुक्राणुओं को कहां से, वृषण से कहां ले जाती है, ऊपर तक ले जाती है, उनको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनियां कहते हैं, है ना। इसके अलावा शीशन यानी पेनिस, और सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियों, जनन ग्रंथियों का विकास, सहायक जनन ग्रंथियों का विकास। तो ये याद रखना है, इसमें भी है, और प्लस यानी कि इसको बोलते हैं ना एंड्रोस्टेरोन, वो भी शामिल इसमें, एंड्रोस्टेरोन, और दोनों को शामिल रूप क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स। कंफ्यूज मत हो ना, एंड्रोजन के कार्य भी ये रहेंगे, एल्डोस्टेरोन के कार्य भी ये रहेंगे, है ना। मेन प्रभाव मैंने बता दिया टेस्टोस्टेरोन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के ये। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये हार्मोन जो है, जो ही मतलब यौनावस्था प्रारंभ होती है तो उसमें वृषण कोश का निर्माण करता है, ये शुक्रवाहिनियों का निर्माण करता है, शीशन का धीरे धीरे विकास करता है, सहायक जनन जो ग्रंथियां होती है उनका विकास करता है, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं, है ना, उनका है। अब दूसरा है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास।
द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। क्या होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण? देखे, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना। सेम ऐसे कैसे हम जो है ना इसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कार्य पे पढ़ेंगे, किसमें? मादा जनन ग्रंथों में। उसमें उल्टा हो जाएगा इसका। तो दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। नंबर 2, छाती व शरीर पर बालों का आना, बालों का आना। तो ये वक्ष भाग होता है और शरीर पर जो शरीर का जो भाग है, तो आपने देखा स्त्रियों की अपेक्षा, हालांकि अपवास थोड़े मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि स्त्रियों के वक्ष भाग में जैसे बाल आते हो, आपने कभी नहीं देखा होगा, वो तो वो बात अलग, कोई राक्षसी हो तो उसके आ सकते हैं, है ना, किस टाइप से। तो कहने का मतलब है पुरुषों में छाती में बाल रहते हैं, आपने देखा होगा, बहुत से में तो रींच की तरह इतने घने बाल रहते हैं और पीछे पूरा शरीर। जैसे बाल होने का रीजन भी है, हमारा जो विकास है वो किससे हुआ है? चिंपैंजी से हुआ है, यानी जो वानर की कई अवस्था आती है ना, उनसे हमारा विकास हुआ है। इसलिए हमारा जो पूर्वज क्या माना जाता है? चिंपैंजी माना जाता है। तो मतलब पशुओं में क्या है, घने बाल रहते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर अवशेषीय अंग है, लेकिन हार्मोन द्वारा प्रेरित होते हैं। तो छाती व शरीर पर बालों का होना। स्त्रियों में सामान्यतः बाल कम, सामान्य तो हाथों में बिल्कुल कम रहेंगे, लेकिन मेन आ रहा है छाती और शरीर पर बाल होगा। ये छोड़े कि स्त्रियों के यहाँ कहीं भी बाल आए, ऐसा नहीं होता, मतलब है ना। और अगर किसी के अपवास रूप हल्के हल्के से जो रवे दिखाई देते हैं, वो थोड़ा सा हार्मोन की अनियमितता भी हो सकती है, वो इसका मतलब नहीं है उस टाइप से। तो देखिए, छाती व शरीर पर बालों का आना, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना। तो आपने देखा होगा स्त्रियों की सामान्यतः आवाज बारीक होती है, पुरुषों की क्या होती है? भारी आवाज होती है। अपवास रूप कोई ऐसी स्त्री हो जो आपको जो है इसकी तो पुरुषों की तरह आवाज तो होती भी है कहीं के, मतलब जैसे आवाज देते 1 किलोमीटर दूर सुनाई दे, इस टाइप की आवाजें। तो पुरुषों में ये क्या होता है? आवाज का भारी होना। तो ये भी क्या इसका एक प्रकार का सिम्टम है। और जो छोटा है, मैथुन की इच्छा का जागृत होना, मैथुन की इच्छा का जागृत होना। और वो और भी कहीं है, ये भुजाएं जो बलिष्ठ होती है, सामान्यतः जो स्त्रियां रहती है उनकी कमजोर होती है, पुरुषों की जो होती है ना ये। तो ये इस प्रकार से ये क्या है, 4 जो सिम्टम बताए वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। जबकि एक और देखना आप, ये जो दिख रहे हैं ना आपको वृषण कोष, ये प्राथमिक लैंगिक लक्षणों में आते हैं, ये इस प्रकार से हैं। तो ये द्वितीयक है, यानी जो बाद में विकसित होते हैं वो द्वितीयक है, और जो पहले विकसित है तो ये पहले तो ये विकसित होंगे, जिसके बाद तो ये विकसित होंगे, इस प्रकार से ध्यान रखना। तो ये किसके कार्य थे? टेस्टोस्टेरोन के कार्य थे। अब हम देखते हैं इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? तो आपको पहले बताया था पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण, किसका? टेस्टोस्टेरोन का नियंत्रण। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका नियंत्रण होता है पीयूष ग्रंथि के LH, पीयूष ग्रंथि के LH या ICSH द्वारा, ICSH द्वारा। LH का मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और इसका मतलब ICSH का मतलब होता है इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में अंतराली कोशिकीय, है ना, ऊतक प्रेरक हार्मोन, ऊतक प्रेरक हार्मोन, इस प्रकार से। तो आप इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ये जो हार्मोन है ना पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो ये किसको नियंत्रित करते हैं? ये करते हैं वृषण को। किसको? वृषण ग्रंथि को नियंत्रित करता है। और वृषण ग्रंथि जो होती है ना, तो वृषण ग्रंथि जो क्या करती है इसके प्रभाव से?
टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। इस प्रकार से ये क्या थी, वृषण ग्रंथि थी। और कल स्टडी करेंगे हम अंडाशय ग्रंथि, यानी कि नंबर 10 में। और इसका भी कुछ मैंने बता दिया, अंडाशय जो ग्रंथि होती है उससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या होते हैं? 2 हार्मोन। और अंडाशय जो है उसमें क्या होता है, ग्राफियन पूटक होता है। क्या होता है? ग्राफियन पूटक। और उस ग्राफियन पूटक से देखिए, थोड़ा उसकी जानकारी देता हूँ। कल तो पढ़ेंगे अपन नंबर 10, इसका नाम होगा अंडाशय ग्रंथि, यानी इसमें आता है अंडाशय। स्त्रियों में 2 अंडाशय पाए जाते हैं जो उधर गुहा में रहते हैं, अंडाशय। इसमें क्या रहता है? ग्राफियन पूटक, ग्राफियन पूटक, ग्राफियन पूटक होता है। और ग्राफियन पूटक से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, 2 हार्मोन। एक तो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये इस प्रकार से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। इस प्रकार इनकी जो है ना स्टडी कल करेंगे।